पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जो जेजे था ना, वो ली के लिए पिज्जा लेकर गया था जब वो जेल में था। उसी तरह अब ली भी जेजे को जेल में देखने आता है और वो भी पिज्जा लेकर आता है। तो इस पार्ट में दिखाते हैं कि ली पूछता है, अरे अंकल, ये आपके सर पे चोट कैसी? अरे मेरे अंकल का सर फोड़ने की यहाँ हिम्मत किसकी हो गई? इस तरह दोस्तों ड्रामा करता है और ये जेजे आराम से पिज्जा खाने लग जाता है। ली कहता है कि आपकी प्यारी सी जो कंपनी है ना, बी वर्ल्ड, उसकी नैया तो मैं डुबो के रहूंगा उसका दिवाला मतलब मैं निकाल के रहूंगा। बेटा ये कहाँ के सपने देख रहे हो? कुछ देर में मैं बाहर निकल जाऊंगा और फिर तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, इसलिए जरा सावधान रहो। पर दोस्तों ली उसको और चिढ़ाता है तो जेजे परेशान होकर अपने सेल में वापस आ जाता है। वो बहुत ही टेंशन में होता है वैसे, और दीवार पर सीधे पंच करने लग जाता है कि ये सारी चीजें उस एंड्रयू की वजह से हुई है, उसे तो मैं सबसे पहले मारूंगा। अगले दिन दोस्तों नाथन और चेयरमैन की वाइफ शेयर होल्डर्स मीटिंग के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, मस्त सज धज के जाते हैं। आज वो फाइनल मीटिंग है ना, क्योंकि जिसमें वोटिंग से ये फैसला होगा कि इस कंपनी का अगला चेयरमैन कौन होगा। चेयरमैन की वाइफ बड़ा कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि नाथन से मतलब, बेटा तुम अपने पापा को नाश्ता कराने के लिए बुला लो, मुझे लगता है उन्हें डिमेंशिया है और वो तेजी से हर चीज को भूल जाते हैं। मुझे वैसे भी उनसे कुछ सवाल करना है जिससे साफ पता चल जाएगा कि उनकी बीमारी किस हद तक पहुंच गई है। नाश्ता करते वक्त वो चेयरमैन से पूछती है, दोस्तों की एक बात बताइए, आप इस शेयर होल्डर्स मीटिंग में नहीं आ रहे है ना? सही कैसे किया ना मैंने? आप एक काम कीजिए, बहुत बढ़िया है, आप यहीं पर आराम कीजिए। चेयरमैन कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा हुआ है क्या? आज शेयर होल्डर्स मीटिंग में देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। कहकर वो पीए से पूछता है कि मेरी माँ ने नाश्ता किया या नहीं। ये सुनकर दोस्तों सभी चौंक जाते हैं। वो पूछता है कि ऑफिस जाने से पहले मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उन्हें वक्त पर खाना दिया करो, समझे? दोस्तों अब तो चेयरमैन की वाइफ को यकीन हो जाता है कि पक्का चेयरमैन को बहुत ही गंभीर डिमेंशिया हुआ है, क्योंकि चेयरमैन की माँ तो कई साल पहले गुजर चुकी थी। वो चेयरमैन से कहती है कि आपकी माँ आज खाना नहीं खाएंगी क्योंकि आज घर में मटन नहीं बना। चेयरमैन तो भड़क जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी, तुमने आज मटन नहीं पकाया, अभी जाओ और मटन पका कर लेकर आओ और चुपचाप मेरी माँ को दो, वरना इस घर से निकाल दूंगा। लगता है दोस्तों कुछ गड़बड़ी हो गई है चेयरमैन के दिमाग में। तो चेयरमैन की वाइफ नाथन से कहती है कि देखा बेटा, तुम्हारे पापा 25 साल से मुझे किस तरह टॉर्चर कर रहे थे। अब उन दोनों के जाने के बाद भी चेयरमैन अपनी माँ को देखने की जिद कर रहा होता है। तो पीए कहता है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी माँ तो 20 साल पहले गुजर गई थी। चेयरमैन दोस्तों गुस्से में पीए का शर्ट पकड़कर उसको खूब सुनाता है कि कल रात मैंने अपनी माँ को गुड नाइट कहा था, तुम्हें याद नहीं है क्या? तब तो वो ठीक थी और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? पीए समझ जाता है कि बस गए चेयरमैन काम से, मेमोरी लॉस हो गया उनको। एंड वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है जो घर आकर उसे एक इंजेक्शन देता है और कहता है कि ये डिमेंशिया नहीं है, असल में आपके दिमाग में बहुत परेशानी और टेंशन है और ऊपर से आप जो गलत मेडिसिन ले रहे थे ये उसी का साइड इफेक्ट भी है। उनके जाने के बाद चेयरमैन एंड्रयू से पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ का वो वीडियो किसी को दिखाया तो नहीं? एंड्रयू कहता है कि दिखाया तो था, पर सिर्फ कुछ शेयर होल्डर्स को दिखाया था ताकि वो हमारे पक्ष में वोट दे। चेयरमैन कहता है कि ठीक है, लेकिन किसी और को वो वीडियो मिलना नहीं चाहिए। अगर वो वीडियो लीक हुआ तो कंपनी को भारी नुकसान होगा, याद रखना इस बात का। एंड्रयू कहता है कि ठीक है, आप आराम कीजिए, शाम को शेयर होल्डर्स मीटिंग के लिए तैयार रहिएगा। फिर दोस्तों ऑफिस में हमेशा की तरह चेयरमैन की वाइफ और नाथन एंड्रयू को चिढ़ाकर चले जाते हैं। एंड्रयू गुस्से में वो वीडियो नाथन को भेजता है जिसमें उसकी माँ मेडिसिन चेंज कर रही थी दोस्तों। एंड फिर वो नाथन को कॉल करके कहता है कि देखा तुम्हारी माँ का ये असली रूप। नाथन तो दोस्तों भड़क जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी माँ के बारे में ऐसा कहने की। एंड्रयू कहता है अच्छा मेरी हिम्मत कैसे भी, तुम्हें सच बता रहा हूँ मैं, और तुम्हें अब भी यकीन नहीं होता क्या? तो अपने असिस्टेंट से पूछ लो। उसका असिस्टेंट भी कहता है कि सर ये सच है, हमने मेडिसिन चेंज किए थे और एंड्रयू ने किसी सीक्रेट कैमरा के जरिए ये रिकॉर्ड भी कर लिया था। एंड्रयू कहता है कि अब तो हो गए तसल्ली, जल्दी मेरे केबिन में आ जाओ। नाथन बड़ी टेंशन में होता है कि आज शेयर होल्डर्स मीटिंग भी है और इस वक्त ऐसे वीडियो का लीक होना नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। इसलिए वो तुरंत एंड्रयू से मिलने जाता है। एंड्रयू कहता है कि आओ बैठो, अगर तुम नहीं चाहते कि ये वीडियो लीक हो तो बी वर्ड के अपने शेयर्स मेरे नाम कर दो। कहकर दोस्तों वो उसको एग्रीमेंट देता है, पर वो एग्रीमेंट पढ़कर कहता है कि तुम ये वीडियो कभी लीक नहीं करोगे क्योंकि उससे डोडो ग्रुप का इमेज पूरी तरह से खराब हो जाएगा और पापा तुम्हें ये कभी करने नहीं देंगे, इसलिए भाड़ में क्या तुम्हारा ये एग्रीमेंट। कहकर दोस्तों वो चला जाता है। एंड्रयू यहाँ सीधे चेयरमैन को कॉल घुमाता और पूछता है क्या मैं शेयर होल्डर्स मीटिंग में ये वीडियो दिखा दूं? चेयरमैन कहता है कि बेवकूफी मत करो, ये मेरा मामला है, मैं हैंडल कर लूंगा इसको, तुम बीच में मत पड़ो वरना प्रॉब्लम और हो जाएगी और कुछ भी नहीं। ठीक है पापा, लेकिन मुझे बी वर्ड के शेयर्स खरीदने के लिए एक बड़ी रकम चाहिए। चेयरमैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फंड ट्रांसफर कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ नाथन की टेंशन बढ़ जाती है। नाथन अपने असिस्टेंट के साथ टेंशन में घूम रहा होता है, तब असिस्टेंट उसके सर पर एक और पहाड़ तोड़ देता है कि सर एंड्रयू ने सीक्रेटली कुछ शेयर होल्डर्स को बुलाकर वो वीडियो दिखा दिया। नाथन बौखला जाता है और तुरंत अपनी माँ से मिलने जाता है। वहाँ उसकी माँ को देखो क्या कर रही है। डॉक्टर को कॉल करके पूछती है कि मेरे पति को सच में डिमेंशिया है ना या फिर कुछ और? डॉक्टर दोस्तों हाँ में जवाब देता है। तो वो कहती है कि आप शेयर होल्डर्स मीटिंग के दौरान ये बात बताइए ताकि सभी को पता चल जाए। कहकर वो कॉल काट देती है। इतने में नाथन आकर उससे शेयर्स खरीदने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट मांगता है। वहाँ चेयरमैन को दिखाते हैं जो शेयर होल्डर्स मीटिंग के लिए एकदम रेडी हो चुका है। डॉक्टर भी वहीं पर होता है दोस्तों। असल में चेयरमैन ने ही डॉक्टर से कहा था कि आप मेरी वाइफ से कह दीजिए कि मुझे डिमेंशिया नहीं है। और मीटिंग वेन्यू को दिखाते हैं जहाँ ली भी आया होता है। बोर्ड मेंबर्स ऊपर स्टेज पर बैठे होते हैं और
बाकी शेयर होल्डर्स नीचे। सिंडी भी ली के साथ नीचे बैठी होती है, पर वो कहती है मुझे ऊपर बैठना है। कहकर वो ली का हाथ पकड़कर उसे भी ऊपर आने को कहती है, पर ली कहता है कि देखो पब्लिक में तमाशा मत करो। वो कहती है ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मैं तो वहीं जाकर बैठूंगी। एंड वो स्टेज पर जाकर बैठ जाती है दोस्तों। लेकिन ये नाथन उसको धक्का देता है कि तुम नीचे जाओ, पर उसकी माँ कहती है कि अरे रहने दो उसको। बस दोस्तों इनकी घिचपिच के बीच मीटिंग हो जाती है शुरू, और नाथन का असिस्टेंट बताता है कि हम नए चेयरमैन को इलेक्ट करने वाले हैं। अगर आप एंड्रू के खिलाफ वोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी टेम्पररी चेयरमैन यानी चेयरमैन की वाइफ आपसे बात करेंगी। और दोस्तों अब चेयरमैन की वाइफ बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि ये हमारी 32nd शेयर होल्डर्स मीटिंग है। मेरे पति की दिमागी और शारीरिक हालत बहुत ही खराब है, उन्हें डिमेंशिया है और वो उठकर चल फिर भी नहीं पाते। इसलिए हमने सोचा है कि इस कंपनी को और ताकतवर बनाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे बखूबी निभाऊंगी। दोस्तों इस तरह झूठ पे झूठ बोली जा रही होती है। दूसरी ओर आ जाइए जेल में, तो यहाँ जे पागलों की तरह बार बार कहता है कि एंड्रू को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे तो मैं इतनी बुरी मौत दूंगा कि वो सोच भी नहीं सकता। एंड तब उसे खाना देने के लिए उसका बॉडीगार्ड आता है। वो दरवाजे पर एक बड़े होल से खाना देता है, जिसको देखकर तो लगता है कि जे आसानी से इसमें बच निकल सकता है। खैर छोड़िए, ये डायरेक्शनल मिस्टेक लग रही है डायरेक्टर की, कोई बात नहीं। तो यहाँ जे कहता है कि तुम किसी तरह नील को कांटेक्ट करने की कोशिश करो, मेरे पास एक मस्त प्लान है जो सिर्फ नील के जरिए पूरा हो सकता है। एंड यहाँ जाइए दोस्तों, चेयरमैन की वाइफ अपने लिए वोट मांगने की कोई कसर नहीं छोड़ती और पॉलिटिकल इलेक्शन जैसा भाषण देकर वो आकर वहाँ बैठ जाती है। फिर होती है वोटिंग शुरू, लेकिन वोटिंग शुरू करने से पहले एक आदमी आकर कहता है कि चेयरमैन आ रहे हैं। एंड यहाँ चेयरमैन की वाइफ को लगता है झटका। इतने में पीए चेयरमैन को व्हील चेयर में बिठाकर वहाँ पर लेकर आता है। चेयरमैन की वाइफ तो तुरंत जाकर कहती है कि अरे तुम्हारी तबीयत तो कितनी खराब है, तुम यहाँ पर क्यों आ गए। वो शेयर होल्डर से भी कहती है कि कोई ने उठाकर स्टेज पे बिठा दो प्लीज। और तब चेयरमैन उठ खड़ा होता है और एकदम से शान से स्टेज पर चढ़ता है और वहाँ पर बैठे सारे शेयर होल्डर्स खड़े हो जाते हैं, सभी एकदम शॉक मोड में। चेयरमैन कहता है कि मेरे बारे में कई अफवाहें फैली हुई है, प्लीज उन पर विश्वास ना करें। एंड चेयरमैन की वाइफ दोस्तों एक बार फिर सदमे में आ जाती है और सदमे में ही सबके सामने कहती है कि देखिए इन्हें डिमेंशिया है, इसलिए इनको कुछ याद नहीं रहता। चेयरमैन बने रहने के लिए अब इनके पास कोई काबिलियत नहीं है, ये कंपनी को नहीं संभाल पाएंगे अब। चेयरमैन कहता है कि अच्छा तुम इतने महीनों से चेयरमैन हो तो इस कंपनी ने थोड़ी भी तरक्की क्यों नहीं की। वो कहती है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स तो लॉस में चल रहे हैं, ऐसे में अगर ये कंपनी ठीक चल रही है तो उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। चेयरमैन कहता है कि सुनो मेरी बात, जब हमारी कंपनी का IMF से सामना हुआ तो कितनी मुसीबत में थी हमारी कंपनी, तुम्हें पता है ना। बाकी कंपनीज तो एकदम मिट गई थी, लेकिन उस वक्त मैंने अपनी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाया और अपनी कंपनी के नीचे और 10 कंपनीज बनाई। इस तरह मैंने ये बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। डोडो ग्रुप मीडिया का चेयरमैन कौन है, प्लीज खड़े हो जाएं। और डोडो ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स का चेयरमैन भी प्लीज खड़ा हो जाए। डोडो ग्रुप फैशन, डोडो ग्रुप फूड्स, डोडो ग्रुप इंटरनेशनल और भी ऐसे कई कंपनीज बनाई मैंने, जिनके चेयरमैन प्लीज खड़े हो जाएं। आप सब बताइए कि उस वक्त कंपनी की जो हालत थी उसकी फिक्र हमें खाई जा रही थी। कितनी मीटिंग्स की होंगी हमने मिलकर, कितनी मेहनत की होगी हम सभी ने, लेकिन उन मुश्किलों को पार करके अगर मैं आज आपके सामने खड़ा होकर बात कर पा रहा हूँ तो उसका कारण क्या है। इस कंपनी और इसके नीचे और भी जितनी कंपनीज हैं उनकी तरक्की की वजह कौन है, मैं या मेरी वाइफ। सारे दोस्तों चेयरमैन और शेयर होल्डर्स चेयरमैन की बातें बखूबी समझते हैं और चेयरमैन के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। चेयरमैन कहता है कि यही तो हमें करना है, फिर एक बार एकजुट होकर इस कंपनी को उसके पहले वाले दर्जे तक पहुंचाना है। क्या हम सब मिलकर ये नहीं कर सकते? क्या हार मानकर चेयरमैन को बदलते रहेंगे? मुझे पता है कि आप सब मेरे साथ हैं। इस तरह का दोस्तों इमोशनल स्पीच देता है चेयरमैन, और ये सुनकर चेयरमैन की वाइफ शॉक पे शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी सबके सामने चिल्लाती है कि तुम्हें डिमेंशिया है, तुम कंपनी नहीं चला सकते। एंड इतने में डॉक्टर आ जाता है दोस्तों। चेयरमैन की वाइफ कहती है कि अब आप ही सबको बताइए कि इन्हें डिमेंशिया है। डॉक्टर सबके सामने कहता है कि नहीं, चेयरमैन को डिमेंशिया नहीं है। बस दोस्तों चेयरमैन की वाइफ और नाथन की बोलती बंद हो जाती है। वोटिंग होती है शुरू। वोटिंग में 57% वोट्स पाकर चेयरमैन को फिर से ऑफिशियली कंपनी का चेयरमैन घोषित किया जाता है और चेयरमैन की वाइफ हो जाती है बेहोश, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है दोस्तों। चेयरमैन कहता है कि आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया, अब हम सब मिलकर इस कंपनी को ऊंची ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, जो कि ये डिजर्व भी करती है। सभी तालियां बजाते हैं। मोजो ली से कहता है कि यार क्या स्पीच था, ऐसा लगा जैसे शेर अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहा हो। ली कहता है कि इस चेयरमैन का युग खत्म हो गया है, अब तो इस कंपनी को एंड्रू चलाएगा, लेकिन उससे पहले हमें उसे खत्म करना होगा। हॉस्पिटल में दोस्तों चेयरमैन की वाइफ को वो वीडियो दिखाते हैं, तब जाकर सिंडी को पता चलता है और वो कहती है आपकी हिम्मत कैसी पापा की जान लेने की, उनके साथ ऐसा खिलवाड़ करने की। लेकिन चेयरमैन की वाइफ दोस्तों पता नहीं कैसी है, चिल्लाती है कि बंद करो अपना मुंह, ये सब मैंने अपने लिए नहीं तुम दोनों के लिए किया था। नाथन कहता है कि हम सब मिलकर पापा से माफी मांग लेते हैं माँ, लेकिन चेयरमैन की वाइफ भड़क जाती है कि नहीं मांगेंगे माफी, मांग भी लेंगे तो क्या वो फिर हमें अपना लेंगे? नहीं। सिंडी कहती है कि मैं पापा से बात करूंगी, पर जब वो चेयरमैन से कहती है कि पापा माँ अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है, तो वो कहता है कि नहीं बेटी, मैं जानता हूँ कि उसे जरा भी शर्मिंदगी नहीं है, ये तो तुम खुद आई हो मुझसे बात करने के लिए। एंड फिर वो जिना से कहता है कि मेरी वाइफ के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उन्हें मेरे नाम पर करने की जो फॉर्मेलिटीज हैं
उन्हें शुरू कर दो। सिंडी चौंक जाती है कि ये आप क्या कह रहे हैं पापा, पर वो कहता है कि तुम इसमें मत पड़ो बेटा, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी माँ का हुआ है। और फिर चेयरमैन और एंड्रयू को मीडिया वाले घेर लेते हैं और वो चेयरमैन से सवाल पे सवाल करने के बजाय एंड्रयू से सवाल करते हैं कि क्या आप जीना से शादी करने जा रहे हैं? आप दोनों में से किसने किसको प्रपोज किया, क्या या फिर नहीं? एंड्रयू कहता है नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज, और ये कहकर वो जीना को वहाँ से सेफली बाहर लेकर आ जाता है। चेयरमैन तो हैरान हो जाता है कि यहाँ क्या रोमांस चल रहा है ये। अगले सीन में एंड्रयू जीना के घर पर होता है, लगता है दोनों सेलिब्रेट करने वाले हैं। और तब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में एंड्रयू ने अपने असिस्टेंट से कहा था कि तुम ये अफवाह फैला दो कि मेरे और जीना के बीच प्यार है और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। इसी वजह से दोस्तों मीडिया वाले ये सवाल कर रहे थे, ये सब एंड्रयू का प्लान था। अब वो जीना से कहता है कि आज मुझे इतनी खुशी है कि जी करता है जोर से चिल्लाऊं। फिर वो जीना का हाथ पकड़कर कहता है देखो आज तक मैंने तुमसे ये बात छुपाई, पर आज मैं बता देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं मैं जी नहीं सकता। जीना तो छोड़ो, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, तुम सोच समझ कर अपना जवाब दे देना, कोई बात नहीं, तुम पर कोई प्रेशर नहीं होगा और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा। तुम्हारा जवाब जो भी हो मुझे स्वीकार है। कहकर दोस्तों वो जीना के माथे पर किस करके चला जाता है और अब जीना की समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। दूसरी ओर सिंडी ली को एक लोकल बार में लेकर जाती है। ली तो हैरान हो जाता है कि तुम्हें तो ऐसी जगह पसंद नहीं, फिर यहाँ पर क्यों लेकर आ गए मुझे? वो कहती है कि अगर मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुई होती तो शायद बहुत खुश रहती, और क्या करूँ इतने बड़े घर में पैदा हो गई। फिर भी मैंने कभी जाना ही नहीं कि खुशी क्या होती है। जब मैं छोटी थी तो पता है मम्मी और पापा बहुत झगड़ते थे, मेरा भाई तो बस अपनी धुन में मस्त रहता था, मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, लेकिन इसी वजह से मैंने अकेले ही सर्वाइव करना सीख लिया। शायद इसीलिए कोई मुझे पसंद नहीं करता। और दोस्तों तब सिंडी शराब की बोतल को देखती है तो ले तो घबरा कर कहता है नहीं नहीं उसे मत पीना, और मैं तुम्हें पीने भी नहीं दूंगा। पर तुम्हारा लगता है थोड़ा मन तो कर ही रहा है पीने का, पर बहुत मन कर रहा है तो ये लो थोड़ा सा पी लो। कहकर दोस्तों वो थोड़ी शराब देता है एंड वो खुश हो जाती है कि लगता है तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया है, मैं सोच रही हूँ कि जल्दी शादी कर लो। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ, जल्दी से किसी और से शादी कर लो। अरे किसी और से क्यों, मैं तो तुम्ही से शादी करूंगी। नहीं देखो मैं शादी के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे शादी करके कोई लड़की खुश नहीं रह पाएगी। अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो, मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी, मैं खुद ही खुश रह लूंगी। कहकर दोस्तों वो ड्रिंक पे ड्रिंक पीती है, लेकिन थोड़ा सा पीकर भी ना उसका असर वही होता है। तो अगले सीन में ली उसको उठाकर लेकर जा रहा होता है और वो पब्लिक में जोर से चिल्लाने लग जाती है। जेल में यहाँ दिखाते हैं जेजे को दोस्तों, जो न्यूज़पेपर में देखता है कि डोडो ग्रुप का चेयरमैन फिर से री इलेक्ट हो गया है। और ये जानकर इसको इतना गुस्सा आता है क्योंकि चेयरमैन के बाद उसकी कुर्सी एंड्रयू की हो जाएगी, ये इससे देखा नहीं जाता। वो गुस्से में न्यूज़पेपर फाड़ देता है, लेकिन तब उसे ली की बात याद आती है कि वो बी वर्ड कंपनी को डुबाने वाला है। अब बी वर्ड के ज्यादातर शेयर एंड्रयू के पास है, मतलब एंड्रयू और ली का मुकाबला होगा। बस दोस्तों इससे खुश होकर जेजे उन दोनों के बीच फूट डालने का प्लान बना लेता है। इतने में दोस्तों नेल जेजे से मिलने आता है। जेजे उसे बताता है कि एंड्रयू अब बी वर्ड का मालिक बनने वाला है, और दूसरी ओर ली ने मुझसे चैलेंज किया है कि वो बी वर्ड को मिट्टी में मिलाएगा, तो क्यों ना हम उन दोनों के बीच लड़ाई करवा दे। मेरे ऑफिस में एक सीक्रेट लॉकर है जिसके अंदर बी वर्ड के डॉक्यूमेंट्स है, उन्हें निकाल कर जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए। और नील कहता है कि वो तो मैं करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। देखो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ ससुर जी, बोलिए क्या करना है। नील कहता है कि वो मैं तब बताऊंगा जब तुम जेल से बाहर निकलोगे। और दोस्तों जब नील बाहर जाता है ना तो जिराल्ड पूछता है कि आप जेजे से क्या मांगने वाले हैं। वो कहता है कि जेजे एक नंबर का चालाक आदमी है, लेकिन उससे मुझे कोई फायदा तो नहीं हो रहा, वो बस अपने स्वार्थ की सोचता है, मुझे बस अपनी बेटी को इससे बचाना है, मैं उसे मेरी बेटी को डाइवोर्स देने के लिए कहूंगा, यही होगी मेरी मांग। दूसरी ओर एंड्रयू और ली की मीटिंग होती है। एंड्रयू पूछता है कि शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में आपकी कंपनी ने फंड अमाउंट का आधा हिस्सा देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। ली कहता है कि देखो हमारी चाइनीज कंपनी ने फैसला किया है कि हम आधा नहीं पूरा अमाउंट एक साथ देंगे, लेकिन काम खत्म होने के बाद, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा खर्चा तुम्हें उठाना होगा, और जब काम पूरा हो जाएगा तो हम तुम्हें फुल अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। एंड्रयू घबरा जाता है क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट अपनी तरफ से इन्वेस्ट करके अगर बाद में वो फेल हो गया तो क्लाइंट एक पैसा नहीं देगा। तो वो ली से कहता है कि फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्या कोई और रास्ता नहीं है। ली कहता है कि देखो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कई कंपनीज की लाइन लगी हुई है, अगर तुमसे नहीं होता तो कह दो, मैं किसी और से बात कर लूंगा। एंड्रयू के पास दोस्तों कोई और चारा होता ही नहीं, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं बैंक से लोन लेकर कर लूंगा। हाँ, ये हुई ना बिजनेस वाली बात। ये कहकर दोस्तों ले चला जाता है। एंड्रयू यहाँ से तुरंत बैंक को कॉल करता है। दूसरी ओर दोस्तों ली मोजो से कहता है कि सुनो, उसे एक भी बैंक में लोन नहीं मिलना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ध्यान रखना। यहाँ से चेयरमैन की वाइफ और नाथन को दिखाते हैं जो कहीं बैठकर खा रहे होते हैं। अब वो घर भी नहीं जा सकते तो वो डोडो ग्रुप होटल जाने का फैसला करते हैं। वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट $100 मांगती है रूम बुकिंग के लिए। नाथन अपना कार्ड देता है पर वो कहती है सर कार्ड सस्पेंड कर दिया गया है, ये लो दूसरा कार्ड, इसको ट्राई करो। पर वो भी सस्पेंड हो चुका था दोस्तों। चेयरमैन की वाइफ अपना कार्ड देती है लेकिन वो भी सस्पेंड था, मतलब इनके सारे कार्ड चेयरमैन ने सस्पेंड कर दिए हैं और ये लोग किसी भी बैंक से एक भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे। चेयरमैन की वाइफ का सर चकराने लग जाता है। दूसरी ओर नेल को दिखाते हैं, वो चेयरमैन से मिलने आता है। वो अपने साथ में बी वर्ड का वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेकर आया था जिसमें उस कंपनी में हुए सारे घोटालों की डिटेल्स होती है। नेल कहता है कि ये तुम्हारा लाडला एंड्रयू
इसने जेजे के साथ मिलकर वो सब किया जो तुमने भी अपने नए बिजनेस को शुरू करने के लिए किया था। मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेशन, इलीगल लॉबिंग, एक चीज नहीं छोड़ी इसने। है तो तुम्हारा ही खून, इसलिए तुम ही पर गया है। और अब ये जेजे से बी वर्ड को पूरी तरह खरीद भी चुका है। अगर तुम चाहते हो कि ये बात किसी को पता ना चले तो मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टीज चाहिए। एक तो वो गोल्फ कोर्स और दूसरा तुम्हारी एक छोटी कंपनी। अगर तुमने मना किया, ध्यान से सुनना, तो मैं प्रूफ के साथ इसे मीडिया को दे दूंगा। फिर तुम्हारा शिकार करने के लिए इतने लोग आएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, चेयरमैन मान जाता है क्योंकि फ्यूचर में एंड्रयू उस कंपनी का चेयरमैन बनने वाला है, इसलिए उसका इमेज खराब नहीं होना चाहिए। एंड्रयू नील की बात नहीं मानना चाहता, इसलिए दोस्तों चेयरमैन नील की शर्त मान लेता है। दूसरी ओर दिखाते हैं ली को। उसको एक ऑडियो मैसेज आता है जिसमें एंड्रयू, जेजे और बॉडीगार्ड की बातें रिकॉर्ड की गई थी। वो भी कब की पता है? जब जेजे और एंड्रयू वैक्सीन का फॉर्मूला डिकोड करवा रहे थे, तब एंड्रयू ने कहा था कि हम साइंटिस्ट फ्रेडी का कत्ल करवा कर उसका इल्जाम ली पर लगा देंगे क्योंकि मुझे उसे सख्त नफरत है। और ये रिकॉर्डिंग नेल ने भेजी थी क्योंकि ये एक यूएसबी में जेजे के सीक्रेट लॉकर में था। नेल ने बी वर्ड के डॉक्यूमेंट्स निकालते वक्त इसको भी निकाल लिया था। अब ली कहता है कि मेरे पास एंड्रयू से नफरत करने के हजारों कारण हैं और अब उनमें से एक कारण ये भी जुड़ गया। अब तो उसकी खैर नहीं। दूसरी ओर जेजे एंड्रयू को बताता है कि तुमने धोखे से मुझसे बी वर्ड छीन लिया था ना, लेकिन ली बी वर्ड को कंगाल करके रहेगा। उसने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। इस तरह दोस्तों वो एंड्रयू को उकसाने की कोशिश करता है और एंड्रयू गुस्से में बाहर आकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे पहले से ली से सख्त नफरत थी, लेकिन अब एक और कारण जुड़ गया है उससे नफरत करने का। देख रहे हैं दोस्तों, दोनों को एक दूसरे पर इस तरह से शक और नफरत करने के कारण बढ़ रहे हैं। फिर वो ली को कॉल करके कहता है कि मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ, तुम डोडो ग्रुप के ऑफिस आ जाओ। ली भी वहाँ पर जाता है तो वहाँ जीना होती है। वो पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आए? ली कहता है कि वो एंड्रयू मुझसे मिलना चाहता है और मैंने भी सोचा अपने पुराने एसपीडी डिपार्टमेंट को भी देख लूं, तुम भी चलो। जिना घबरा कर कहती नहीं, मुझे कोई और काम आ गया है। ये कहकर दोस्तों वो चुपचाप निकल जाती है। अब ली एसपीडी के अंदर जाकर पुराने फोटोज को देखने लगता है। यहीं पर ली, जिना और एंड्रयू काम करते थे। एक फोटो में ली और जिना बहुत क्लोज होते हैं, तो वो पूछता है कि क्या जिना यहीं पर काम करती थी? मौजू तो सोच में पड़ जाता है कि अब क्या बताऊं, सच बताऊं कि झूठ। वो कहता है कि हाँ। अच्छा, तो क्या मैं और जिना इतने क्लोज थे? इतने में एंड्रयू आकर उस फोटो को छीनता और कहता है मैं और जिना शादी करने वाले हैं, तुम बीच में मत आना। अब ली तो दोस्तों एकदम चौंक जाता है और एंड्रयू भी उसको घूरने लगता है। पार्ट के एंड में हमने देखा कि एंड्रयू ने जानबूझकर ली को डोडो ग्रुप बुलाया ताकि ली अपनी और जिना की फोटो को एसपीडी में देखे, और तब वो आकर फोटो छीन लेता है दोस्तों और कहता है मेरी और जिना की शादी होने वाली है, तुम बीच में मत आना। दोस्तों ये सुनकर ली ही नहीं, मोजो भी चौंक जाता है। फिर वो एक जगह बैठकर बात करते हैं, लेकिन ली ने जिना को कॉल करके मीटिंग में आने को कहा था कि तुम डोडो ग्रुप के लीगल एडवाइजर हो, इसलिए तुम्हारा इस मीटिंग में होना जरूरी है। वो भी आ जाती है। असल में एंड्रयू ली से MK2 वैक्सीन का पेटेंट खरीदना चाहता था, इसीलिए वो ली से मिलना चाहता था। लेकिन ली ने जिना को इसीलिए बुलाया था ताकि उसे भी पता चल जाए कि एंड्रयू कितना बड़ा फ्रॉड है। वो जिना से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि एंड्रयू जेजे का बी वर्ड कंपनी खरीद लिया है? एंड्रयू घबरा जाता है कि ये तो मेरी पोल खोल रहा है, और जिना की दोस्तों कुछ समझ में नहीं आता। ली कहता है कि अगर तुमने जेजे की बी वर्ड कंपनी खरीदी है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा, और मुझे पता है कि जेजे के लिए बी वर्ड सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और वो इतनी आसानी से उससे किसी को तो दे नहीं सकता, मतलब किसी को बेचेगा तो नहीं उसको, मतलब जरूर तुमने जबरदस्ती या धोखे से उससे बी वर्ड को खरीदा है। जिना दोस्तों एंड्रयू को देखने लग जाती है कि ये क्या कहने वाला है, और एंड्रयू कहता है मैंने कोई धोखा नहीं दिया, सब लीगली हुआ है। वैसे भी बी वर्ड के बदले हमने जेजे को एक बड़ा गोल्फ कोर्स और हमारी एक कंपनी दी है। खैर अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम मुझे MK2 वैक्सीन का पेटेंट दोगे? मैं बहुत ही अच्छा दाम दूंगा तुमको। ली तो साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। एंड्रयू कहता है कि सोच लो, अगर तुमने मुझे पेटेंट नहीं दिया तो डोडो ग्रुप की फार्मेसी मार खा जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें डायरेक्टली डोडो ग्रुप से भिड़ना होगा। ली कहता है कि बिजनेस में तो ये सब होता ही रहता है, मुझे डोडो ग्रुप से डर नहीं लगता, मैं पेटेंट दूंगा ही नहीं। और मीटिंग के बाद जिना एंड्रयू से पूछती है कि तुमने मुझे बी वर्ड खरीदने वाली बात बताई क्यों नहीं? एंड्रयू दोस्तों झट से झूठ बोल देता है कि अरे मैंने बी वर्ड तुम्हारे लिए खरीदा है, हमें जेजे से बदला लेना है तो उसके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना होगा, इसलिए मैंने उसकी कंपनी ही खरीद ली। पर लगता है तुम मुझ पर ही शक करने लगी हो। जिना फिर से सोच में पड़ जाती है कि हो सकता है ये सही हो, और यहाँ ली पूछता है क्या मैं जिना को पहले से जानता था? क्या मतलब हम दोनों क्लोज थे पहले? वे कहता है कि तुम पर साइंटिस्ट फ्रेडी के कत्ल का झूठा केस लगा था, और तुम्हें बचाने के लिए जिना ने जी जान से कोशिश की थी। उसी दौरान तुम दोनों साथ में घूमते थे, पर तुम दोनों क्लोज थे या नहीं ये तो हमें नहीं पता। मोजो कहता है कि जब भी तुम उसके बारे में सोचते थे तो तुम्हारे सर में बहुत दर्द होने लग जाता था, क्योंकि तुम्हारे सर में बुलेट जो लगी है, इसलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए एक हिप्नोटिस्ट ने तुम्हारे दिमाग से जिना की सारी यादें पूरी तरह मिटा दी, और जिना के भाई की मौत भी इसी वजह से हुई थी कि जिना ने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी। ली चौंक जाता है कि हम दोनों इतने क्लोज थे क्या? दूसरी ओर चेयरमैन उन सबको नौकरी से निकाल देता है जिसे उसकी वाइफ ने काम पे रखा था।
फिर वो एंड्रयू से कहता है कि तुम्हें भी मैं फिर से वाइस चेयरमैन प्रमोट करता हूँ। और हाँ, मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी कि तुम जिना से शादी करने वाले हो। मुझे उम्मीद है कि वो सिर्फ अफवाहें ही होंगी। एंड्रयू पूछता है कि आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं पापा? बेटा, जिना अच्छी लड़की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खानदान और स्टेटस भी तो कोई चीज होती है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक बड़े घर की लड़की देखूंगा और तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर एंड्रयू झूठ बोल देता है कि हाँ पापा, जिना और मेरे बारे में जो बातें फैली है वो सिर्फ अफवाहें हैं। चेयरमैन उसकी पीठ थपथपा कर कहता है कि शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलिए, दूसरी ओर ली को जिना का ख्याल आता रहता है। वो जिना को देखने जाता है। जिना अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर वहाँ ड्रिंक कर रही होती है, लगता है बहुत दुखी है। तब वहाँ पर ये एंड्रयू आता है क्योंकि उसे जॉन ने बुलाया था। जॉन चाहता है कि अब ली को तो जिना की याद आने से रही और जिना भी उसे याद दिलाने की कोशिश नहीं करेगी क्योंकि ली की जान को खतरा होगा। तो वो सोचता है कि इस चक्कर में जिना की जिंदगी बर्बाद क्यों हो, एंड्रयू उसके लिए ठीक ही रहेगा क्योंकि वो जिना को चाहता भी बहुत है, इसीलिए वो इन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। एंड ये सारी चीजें देखकर ली बहुत उदास हो जाता है। फिर एंड्रयू जिना को उसके घर छोड़ने जाता है। वो उससे पूछता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब सोच लिया है क्या, वो शादी वाली बात। जिना कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ भी या नहीं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती है, एंड्रयू कह देता है कि देखो, जल्दबाजी में कुछ मत कर देना, मेरे पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए, अब कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों, लगता है एंड्रयू झूठ का भंडार है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। वो ये भी कहता है कि डोडो ग्रुप का अगला चेयरमैन मैं ही हूँ और उतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे बिना कैसे निभाऊंगा। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत जरूरी है जिना, क्या तुम मेरा साथ दोगी ना? इस तरह दोस्तों बड़ा इमोशनल होकर वो चला जाता है। जिना फिर से एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि क्या करूं मैं। यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि जिना अब भी ली को बुला नहीं पाई। दूसरी ओर ली को दिखाते हैं। जिना के बारे में सोच सोच कर खुद पे गुस्सा होता है कि उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। वो सोड फाइट करके अपना गुस्सा उतारता है। फिर उसके पास जो MK2 वैक्सीन का पेटेंट है उसे वो ऑफिशियली अनाउंस करता है कि अब हम उस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू करेंगे और इस वजह से डोडो ग्रुप फार्मा का शेयर मार्केट में गिराव शुरू हो जाता है। दोस्तों, वहाँ होती है डोडो ग्रुप की मीटिंग और चेयरमैन पूछता है कि बेटा एंड्रयू, अपनी कंपनी चोट पे चोट खाई जा रही है, इस सिचुएशन को सुधारने के लिए तुम क्या प्लान कर रहे हो? एंड्रयू कहता है कि पापा, हम पेड कैपिटलिज्म का सहारा लेंगे, यानी हम अपने ही कैपिटल से अपना वैल्यू बढ़ाएंगे। वहाँ बैठी सिंडी को पेड कैपिटलिज्म का मतलब नहीं पता होता, तो वो ली को मैसेज करती है कि ये लोग किसी पेड कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, उसका क्या मतलब होता है। वो सिंडी को मीटिंग रूम से बाहर आकर कॉल करने को कहता है। वो भी कॉल करती है तो ली बताता है, देखो, वो लोग चाहे अपनी किसी भी कंपनी में पेड कैपिटलिज्म यूज कर लें, पर तुम उन्हें अपने डोडो ग्रुप होटल में पेड कैपिटलिज्म कभी मत करने देना, क्योंकि उससे हमारे जो ज्वाइंट शेयर्स है ना, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। और अब सिंडी मीटिंग में जाकर कहती है कि मेरे डोडो ग्रुप होटल में पेड कैपिटलिज्म नहीं चलेगा, मैं अलाउ करूंगी ही नहीं। पर दोस्तों, एंड्रयू का प्लान ही ये था कि वो डोडो ग्रुप होटल में पेड कैपिटलिज्म के जरिए ली के शेयर्स का वैल्यू कम करवाए। इसलिए वो सिंडी से कहता है कि देखो, अगर ये बात है ना, तो फिर तुमने अपने शेयर्स को ली के साथ बांटा ही क्यों? वो तो हमारी कंपनी की तरक्की के खिलाफ था, अब वो हमारा दुश्मन है, समझी? सिंडी कहती है कि सुनो, वो मेरा ही प्लान था क्योंकि मैं ली से शादी करने वाली हूँ। इस तरह दोस्तों वो अपने पापा के सामने बोल देती है एंड सभी हो जाते हैं शॉक। एंड्रयू भी शॉक में होता है, पर उससे खुशी भी होती है कि अगर इसने ली से शादी कर ली तो जिना एंड्रयू से ही शादी करने के लिए मानेगी, मतलब ऐसा उसको लगता है दोस्तों। इसलिए वो कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। पर चेयरमैन कहता है कि सुनो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फालतू की अपनी बातें लगा रखी है। एंड अब बाद में सिंडी ना दोस्तों ली को सब कुछ बता देती है। वो कहता है तुम्हें तो शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं आता, लगता है तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। एंड वो भी कहती है कि मैंने तो फैशन डिजाइनिंग पढ़ा था, उसके बारे में पूछोगे तो बता सकती हूँ, पर ये शेयर मार्केट वगैरह की बातें मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, पर मैं सीख जाऊंगी, पर तुम्हें सिखाना पड़ेगा। ली भी कहता है कि ठीक है, सिखा दूंगा। वैसे तुमने उन लोगों को पेड कैपिटलिज्म के खिलाफ कन्विंस किया कैसे? हाँ, सिंपल सी बात थी, मैंने तो कह दिया कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ एंड सब घबरा गए थे, पता है। ली को तो हिचकी आ जाती है कि इसने ये क्या कह दिया भाई। तो अगले सीन में एंड्रयू जेजे से मिलने जाता है। जेजे उससे हंसकर कहता है कि लगता है ली तुम्हारे लिए सरदर्द बन गया और तुम उससे मार पे मार खाए जा रहे हो, जरूर तुम मुझसे मदद मांगने के लिए आए होंगे, है ना? एंड्रयू दोस्तों सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने धोखे से जेजे से उसकी बी वर्ड कंपनी अपने नाम करवा ली और उसके बदले में जेजे ने डोडो ग्रुप से गोल्फ कोर्स और एक दूसरी कंपनी ले ली, बताओ। लेकिन अब ली की वजह से बी वर्ड कंपनी का दिवाला निकलने वाला है, इसलिए एंड्रयू अब दुविधा में पड़ गया है कि मैं तो फंस गया। लेकिन दोस्तों उसने अलग ही प्लान बना के रखा हुआ है। वो कहता है कि आप मेरे दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन तो ली है। अगर आप बस किसी तरह ली को रास्ते से हटाने में सफल हो गए तो हम दोनों फिर से बिजनेस पार्टनर हो जाएंगे पहले की तरह। जेजे हंस पड़ता है कि वाह बेटा, तुम तो मुझे मॉन्स्टर कह रहे थे, तो अब तुम क्या कर रहे हो बताओ? जिना के लिए तुमने मेरे साथ गद्दारी की थी, तो फिर अब ये सब तुम जिना को क्यों नहीं बता देते?
दोस्तों यहाँ वो एक खतरनाक सच रिवील करता है और कहता है, आपको क्या लगता है मैंने अपने सौतेले बाप को अनजाने में मार डाला? बचपन में मेरा सौतेला बाप मुझे रोज पीटता था, बहुत टॉर्चर करता था, रोज शराब पीकर घर आता था और फिर मुझ पर गन तान कर धमकाता था मुझे। मैं देखता रहता था कि वो उस गन को कहाँ रखता है, कब निकालता है और उस डोर की चाबी कहाँ पर रखता है, वगैरह वगैरह। कुछ साल तक तो ये सब कुछ चला और जब मैं बड़ा हुआ ना तो मैंने खुद को और अपनी माँ को उस दरिंदे से बचाने के लिए गन निकाल कर रख ली और जब मेरा सौतेला बाप घर आया ना तो मैंने उसे वहीं पर शूट कर दिया और ठीक उसी वक्त आप वहाँ पर आ गए और मुझे उम्मीद दिलाई कि आप मुझे पढ़ाएंगे, मुझे बड़ा आदमी बनाएंगे। फिर आपने देखो मुझे यहाँ पर बुलाया और अपने स्वार्थ के लिए आपने मेरा इस्तेमाल किया, पर ऐसा आप सोच रहे थे, असल में तो मैं आपका इस्तेमाल कर रहा था। आपसे सब कुछ सीखकर आज मैं इस पोजीशन पर पहुंच गया हूँ। अब तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। खैर आप ली को खत्म करवाइए, फिर हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे। इस तरह दोस्तों इनके बीच एक डीलिंग हो जाती है एंड वहाँ चेयरमैन की वाइफ को नींद ही नहीं आती। नाथन कहता है कि मम्मी आप एक बार पापा से माफी मांगेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इतनी जिद क्यों कर रही है? वो भी दोस्तों फाइनली मान जाती है। वो जाकर चेयरमैन से कहती है कि देखो मैं ही गलत थी, मुझे माफ कर दो। चेयरमैन दोस्तों उसको शॉक ट्रीटमेंट देता है, उससे कपड़े वगैरह पैक करवा कर लाया जाता है और चेयरमैन कहता है कि अब इस घर से निकल जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। वो पूछती है कि अरे ये क्या कह रहे हो हनी? मुझे हनी कहने का हक अब तुम्हें नहीं है, घर से निकल जाओ चुपचाप। एंड दोस्तों वो चिल्लाती है कि मुझे बाहर नहीं निकाल सकते तुम, कंपनी के लिए ही नहीं इस घर के लिए भी मैंने बहुत कुछ किया है। और अब चेयरमैन यहाँ कानून की बात छेड़ता है कि तुमने मेरे मेडिसिन चेंज करके मेरी जान लेने की कोशिश की है, इसीलिए मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जो मैंने तुम्हें दी है उन सबको वापस ले लूं। ये कहकर दोस्तों वो नाथन को भी घर से निकल जाने के लिए कह देता है। बहुत ही इमोशनल हो जाता है कि पापा मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया पर आपने मुझे समझने की कोशिश तक नहीं की। देखिए फिर भी मैं इस घर में रहा सिर्फ किसके लिए? आपके लिए, लेकिन आपने किसी और को अपना बेटा बना लिया और अब हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं आप। इस घड़ी को याद रखिए पापा, आप जरूर पछताओगे। पर दोस्तों चेयरमैन कहता है कि दोनों को बाहर फेंक दो। फिर क्या था, माँ बेटा दोनों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। एंड यहाँ नाथन की हालत देखकर हमें भी जरा उस पर तरस आती है। दोस्तों कुछ देर के बाद एंड्रयू आता है और पेड कैपिटल को बढ़ाने की बात करता है, लेकिन चेयरमैन उसको देखकर पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? सभी चौंक जाते हैं और एंड्रयू कहता है कि पापा मैं एंड्रयू हूँ। चेयरमैन दोस्तों उठकर चिल्लाने लग जाता है कि तुम हो कौन जो मेरे बेटे की तरह एक्टिंग कर रहे हो? ये कहता है कि सर ये आपकी गर्लफ्रेंड शालोमी का बेटा है। चेयरमैन कहता है अच्छा तुम शालोमी की बात कर रहे हो जो मेरे साथ ही, लेकिन मेरे अलावा उसका किसी और के साथ अफेयर भी था। ओहो तो तुम उस दूसरे आदमी के बेटे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे घर में घुसने की? कहकर वो एंड्रयू को चाटा मार देता है। दोस्तों एंड्रयू पूरी तरह बौखला जाता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। लगता है दोस्तों डिमेंशिया की वजह से चेयरमैन प्रेजेंट को भूल गया है और 20 साल पीछे चला गया है। वो कहता है मेरी वाइफ कहाँ पर है, मुझे वो ढूंढ रही होगी, 2 दिन से मैंने उससे ठीक से बात तक नहीं की, कहाँ हो तुम हनी? कहकर वो अपनी वाइफ को ढूंढने लग जाता है। एंड एंड्रयू शॉक होकर चिल्लाता है कि अबे कोई डॉक्टर को कॉल करो वरना ये कहानी को पता नहीं कहाँ ट्विस्ट दे देंगे। दोस्तों अगले सीन में डॉक्टर आकर चेयरमैन को इंजेक्शन लगाता है और चेयरमैन फिर सो जाता है। अब भी पीए डॉक्टर से पूछता है कि क्या सच में इनको डिमेंशिया है या नहीं, या फिर ये उस गलत मेडिसिन का असर हो रहा है। वो कहता है कि हाँ, लेकिन एंड्रयू को अकेले में ले जाकर पूछता है कि तुम और कितने दिन चेयरमैन के डिमेंशिया को छुपा कर रखोगे? ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी उनके मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे। एंड्रयू कहता है कि जो मैं कहता हूँ सिर्फ वही कीजिए, कुछ दिनों में वो अपना वसीयतनामा लिखेंगे और फिर उनकी प्रॉपर्टी और कंपनी मेरे नाम हो जाएगी। तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उनको डिमेंशिया है, क्योंकि डिमेंशिया वाले पेशेंट्स वसीयतनामा नहीं लिख सकते और जब तक मैं नहीं कहता आपको ये ड्रामा कंटिन्यू करना पड़ेगा। सुनो मैं आपको बहुत मोटी रकम भी दे रहा हूँ इसके लिए, याद है ना? और अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं आपको डोडो ग्रुप होटल का चेयरमैन बना दूंगा, याद रखेगा। इस तरह दोस्तों वो डॉक्टर को भी धमका देता है। ये एंड्रयू ना दोस्तों बहुत ही खतरनाक मालूम लग रहा है यहाँ पर। अब चेयरमैन की वाइफ और नाथन नेल के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें खाने का मन नहीं करता। तब नाथन का असिस्टेंट कॉल करके कहता है कि वो गैंगस्टर बॉबी जेल से छूट गया है, आप चाहे तो उससे मिल लीजिए, वो आपके काम आएगा। नाथन भी दोस्तों उससे मिलने जाता है और कहता है बहुत दिन हो गए तुमसे मिलकर यार, कैसे हो? पर बॉबी कहता है कि अब तो आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होगी, मुझे सब पता है, लेकिन यहाँ पर आना कैसे हुआ? नाथन कहता है सुनो मेरी बात, तुम्हें एंड्रयू को मार डालना है। बॉबी कहता है कि 1.5 मिलियन दोगे तो कर लूंगा। नाथन का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि भाई तुम तो इतनी बड़ी रकम मांग कर मुझे लूटना चाहते हो क्या? मेरे पास पहले ही कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है अगर तुमने उसको मार डाला या उसको इतना घायल कर दिया कि वो खुद ही मर जाए तो सुनो डोडो ग्रुप मेरा हो जाएगा और तब मैं तुम्हें 1.5 मिलियन दूंगा। शर्त मंजूर है? पर बॉबी कहते नहीं, मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं है, अगर डोडो ग्रुप तुम्हारा नहीं हुआ तो फिर मेरे पैसों का क्या होगा? इस एग्रीमेंट पे साइन करो, क्योंकि अगर तुमने काम के पैसे नहीं दिए ना तो हम तुम्हारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स चुरा लेंगे। सुनकर नाथन की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों बॉबी कहता है कि अरे इतने शौक में क्यों हो, तुम तो जानते ही हो कि मैं अपना हफ्ता वसूली का काम छोड़कर तुम्हारा ये काम करने वाला हूँ। अरे पैसे तो चाहिए ना मुझे, पैसे तो लगेंगे ही। नाथन भी दोस्तों फाइनली साइन कर देता है।
वहाँ ली, जिना और मोजो मिलकर जेजे को किसी दूसरे केस में भी फंसाने का प्लान बना रहे होते हैं। ली तो डायरेक्टली जिना से पूछ लेता है कि मैं जानता हूँ एसपीडी में हम दोनों बहुत क्लोज थे, लेकिन अब तुम मेरे साथ इतनी फॉर्मल क्यों होती हो? पहले जैसे मेरे साथ तुम नॉर्मल बातें क्यों नहीं करती? वैसी बातें क्या करो ना मेरे साथ। पर जिना उसके मुंह पे कह देती है कि मैं सिर्फ जेजे के केस के लिए तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूँ। केस खत्म हो जाएगा तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इस पर दोस्तों ली जिना के दिल को छू देने वाला एक सवाल पूछता है कि तुम ऐसी बनावटी दूरी क्यों बनाए रख रही हो? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी यादें मुझे तकलीफ पहुंचाएंगी और मुझे कुछ हो जाएगा? जिना चौंक जाती है क्योंकि ली की बात बिल्कुल सच है और तब उसको एक कॉल आता है और वो बात को बदल देती है दोस्तों। दूसरी ओर एंड्रयू का असिस्टेंट उसे बी वर्ड का वो सीक्रेट फाइल ला कर देता है और पूछता है कि क्या सच में आप ये फाइल जिना को देने वाले हैं? वो कहता है कि हाँ, और वो जिना को कॉल करता है और उसको एक जगह पे बुलाता है। कहता है कि सुनो, मैं जेजे का सीक्रेट फाइल तुम्हें दूंगा। जिना खुश होकर एंड्रयू से मिलने उस जगह पे जाती है। एंड्रयू भी जिना से मिलने के लिए फाइल लेकर निकलता है। दूसरी ओर बॉबी अपने आदमियों को एंड्रयू का खात्मा करने के लिए भेज देता है दोस्तों। एंड्रयू वहाँ जाकर जिना को देख लेता है जो सड़क के उस तरफ खड़ी होती है। वो कहता है कि तुम वहीं पर रुको, मैं फाइल वहाँ लेकर आता हूँ। वो कार से उतरता है तो बॉबी के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और अचानक उसके पेट में चाकू घोंप देते हैं और वो उस फाइल को भी लेकर अपनी कार में निकल जाते हैं। जिना घबरा कर उसके पास जाती है तो वो खून से लथपथ पड़ा होता है। जिना मदद के लिए चिल्लाती है। दूसरी ओर दोस्तों ली को जिना के बारे में और जानने की उत्सुकता होती है और वो जिना के भाई के मेमोरियल पर जाता है, जहाँ वो भाई के गले में वही डॉलर देखता है जो उसने दोस्तों खुद भी पहन के रखा हुआ है। असल में जब जिना को यकीन हो गया ना कि ली के दिमाग से उसकी सारी यादें मिटने वाली है तो उसने ली को ये डॉलर पहनाया था। पर अब ली चौंक जाता है कि ये डॉलर मेरे गले में आया कैसे। वो तुरंत जिना को कॉल करता है लेकिन वो घायल एंड्रयू को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है, इसलिए कॉल नहीं उठाती। आखिर जिना एंड्रयू को हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा देती है दोस्तों। दूसरी ओर ली जिना के घर पर पहुंच जाता है लेकिन वहाँ उसकी फ्रेंड होती है। ली कहता है कि मैंने जिना को बहुत बार कॉल किया पर वो कॉल नहीं उठा रही, क्या बात है? वो बताती है कि वो तो एंड्रयू से मिलने गई थी, उसने कोई इंपॉर्टेंट फाइल देने का वादा भी किया था। अब ली सोच में पड़ जाता है कि अगर वो एंड्रयू से मिलने गई थी तो फोन क्यों नहीं उठा रही है। वहाँ बॉबी एंड्रयू के हाथ से छीनी हुई बी वर्ड की सीक्रेट फाइल देख रहा होता है। इतने में नाथन को आते देखकर वो ड्रॉर में फाइल को छुपा देता है। नाथन पूछता है कि एंड्रयू का काम तमाम हुआ क्या? बॉबी कहता है कि उसे हमने इतना घायल कर दिया है कि वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और जल्दी मर भी जाएगा। तुम फिक्र मत करो, कहीं पे भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा। और ये सुनकर नाथन बड़ा खुश होता है। बॉबी कहता है कि अब तो काम होने वाला है, 1.5 मिलियन दोगे या तुम्हारे ऑर्गन्स निकाल लो। नाथन घबरा जाता है कि अरे यार, तुम बार बार वो एग्रीमेंट दिखाकर मुझे धमकाते क्यों रहते हो? जब एंड्रयू मर जाएगा तो डोडो ग्रुप मेरा हो जाएगा और मैं तुम्हें तब 1.5 मिलियन दे दूंगा पक्का। यहाँ हॉस्पिटल में एंड्रयू आंखें खोलता है और जिना से कहता है सुनो, मुझे अपनी जान की चिंता नहीं है लेकिन सॉरी, मैं तुम्हारे लिए जो फाइल लेकर आया था ना, वो लोग उसको लेकर चले गए, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। जिना कहती कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ भी नहीं कर पाती। फाइल की मुझे कोई चिंता नहीं है, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। ये कहकर दोस्तों वो चली जाती है और तभी ली जिना के फोन पर कॉल करता है तो एंड्रयू कॉल उठाता है और कहता है तुम जिना को कॉल क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे MK2 पेटेंट देने से मना कर दिया था ना, अब जिना को तुम छोड़ दो, वो सिर्फ मेरी है। वैसे हाँ, तुम्हारी खोई भी यादें लौट आई है क्या? कहकर दोस्तों वो फोन ऑफ कर देता है। यार ली को बड़ा गुस्सा आता है यहाँ पर। इतना में मोजो आकर बताता है कि एंड्रयू को किसी ने चाकू मार दिया है और वो हॉस्पिटल में है। और यहाँ ली को जेजे पर शक होता है कि उसी ने ये करवाया होगा। वो जेजे से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या आपने एंड्रयू पर हमला करवाया? और जेजे तो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं। वो कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मैं एंड्रयू का दुश्मन हूँ? मैंने फिलहाल तो उस पर कोई हमला ही नहीं करवाया। नाथन भी तो उसका दुश्मन है, जरूर उसने करवाया होगा। तब जाकर दोस्तों ली को एंड्रयू की बात याद आती है कि अब जिना सिर्फ मेरी है और ली को शक होता है कि शायद एंड्रयू ने खुद ऐसी सेटिंग की होगी और खुद पर हमला करवाया होगा। वहाँ बॉबी एंड्रयू को कॉल करके कहता है कि सर, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मेरे आदमी ने ठीक उसी जगह पर चाकू घोंपा ना जहाँ आपने कहा था। और सर, बाकी के पैसे आप कब देंगे? एंड्रयू कहता है कि अरे तुरंत भेज दूंगा, लेकिन तुम अभी उस सीक्रेट फाइल को जला डालो। देखा दोस्तों एंड्रयू का मास्टरमाइंड का प्लान। बड़ी दूर की सोचकर ये न जाने कैसे कैसे प्लान बना रहा है भाई, लेकिन ली को तो उस पर शक हो गया है ना, इसीलिए वो एंड्रयू को देखने हॉस्पिटल जाता है। एंड्रयू कमरे में नहीं होता और नर्स कहती है कि वो खुली हवा खाने छत पर गया है, लेकिन छत पर तो एंड्रयू जिना से बात कर रहा होता है। जिना पूछती है तुम ठीक तो हो ना? इस पर वो इमोशनल होकर कहने लग जाता है कि क्या कभी तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़का है? क्या तुम जानना चाहती हो कि मेरे दिल तुम्हारे लिए कैसा धड़कता है? कहकर वो अचानक जिना को किस कर देता है दोस्तों। और ठीक इसी वक्त तो ली को छत पर आना ही था, वो ये दृश्य देख लेता है एंड बड़ी टेंशन में आ जाता है और उसकी आंखें नम भी हो जाती हैं।